वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये क्लास 10th की साइंस की पहली वीडियो है। क्लास 10th की साइंस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है हमारा केमिस्ट्री का, सेकंड सेक्शन है हमारा फिजिक्स का एंड थर्ड सेक्शन है बायोलॉजी का। तो आज हम सबसे पहले केमिस्ट्री सेक्शन को स्टार्ट करेंगे और इसके पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ेंगे। आइए और देखते हैं हमारे पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं उसकी समीकरण। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो अगर रासायनिक अपक्रिया की बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई दो पदार्थ लेकर हमने इन दोनों को रिएक्शन कराया तो रिएक्शन के फलस्वरूप हमारा एक नया पदार्थ बनकर तैयार होता है जिसके गुण अलग होते हैं। मान लेते हैं हमने एक पदार्थ ए ले लिया और ये दूसरा पदार्थ बी ले लिया और हमारा जो नया पदार्थ बनकर तैयार होता है वो सी है। जैसे कि ये पानी हो गया, ये हमारी चीनी हो गई और ये हमारा शरबत हो गया। अगर हम बात करें पानी और चीनी ये दोनों अलग हैं और शरबत इसके गुण अलग होते हैं। अब बात करते हैं ये पानी और चीनी क्या है। ये पानी और चीनी हमारे अभिकारक कहलाते हैं, अर्थात रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं तथा ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो आइए अब इन तीनों डिफिनीशन को एक साथ समझते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक हमारे पास कार्बन है, इसमें हमने ऑक्सीजन मिला दी और रासायनिक क्रिया कराने पर हमें CO2 प्राप्त होती है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करते हैं और एक नए गुणों वाला पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं तथा इस रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले इन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं तथा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो हमको प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगर कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो हमें कैसे पता चलता है या वो कैसे होती है। जैसे कि हमारे बात करें रासायनिक अपक्रिया की तो भोजन का पाचन हमारी एक रासायनिक अपक्रिया है, श्वसन अर्थात सांस लेना हमारी एक रासायनिक अपक्रिया है, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अपक्रिया है, मैग्नीशियम के फीते का जलना भी हमारा एक रासायनिक अपक्रिया है और दही का बनना भी हमारा एक रासायनिक अपक्रिया है। आइए अब समझते हैं कि रासायनिक अपक्रिया का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। परीक्षण करने का मतलब है कि पता कैसे कर सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अगर हाँ हुआ है तो रासायनिक अपक्रिया हुई है। उसके रंग में परिवर्तन को देखकर हम बता सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं है। तापमान में परिवर्तन और गैस के उत्सर्जन को देखकर हम पता करते हैं कि उसमें रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि इस रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक समीकरण ले ली या हमने दो पदार्थ ले लिए जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं। एक हमारा जिंक हो गया और दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये दोनों के दोनों हमारे अभिकारक कहलाएंगे क्योंकि ये रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये दोनों को हम ताप, दाब और अन्य अवस्थाओं में परिवर्तन करके रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन के फलस्वरूप हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्राप्त होता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं। क्योंकि इस पूरी की पूरी रासायनिक अपक्रिया को हमने शब्दों के माध्यम से दिखाया है इसीलिए इसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। आइए अब हम इसकी दूसरे रूप रासायनिक समीकरण को समझते हैं। बात करें अगर हम रासायनिक समीकरण की तो यदि इसी शब्द समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों को उनके परमाणुओं के रूप में लिख दें, जैसा कि जिंक को अगर हम Zn से लिख दें, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H2SO4 से लिख दें, जिंक सल्फेट को हम ZnSO4 से लिख दें और हाइड्रोजन को हम H2 से लिख दें, तो यही शब्द समीकरण हमारी रासायनिक समीकरण में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण की तो यदि शब्द समीकरण में उपस्थित तत्वों को उनके परमाणुओं के रूप में हम प्रदर्शित करें तो यही शब्द समीकरण हमारी रासायनिक समीकरण में परिवर्तित हो जाती है। अभिकारकों
और उत्पादों के बीच संबंध को हम एक तीर के माध्यम से दिखाते हैं। इस तीर के ऊपर कभी कभी हम ताप, दाब आदि लिख देते हैं, जैसा कि उस अपक्रिया में उपयोग किया गया होता है। आइए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा को। तो रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो रासायनिक अपक्रिया को हम पहले ही समझ चुके हैं, दो तरीके से दिखाई गई थी, एक शब्द समीकरण से और एक रासायनिक समीकरण से। तो रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करने का यह एक रूप होता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, अभिकारक, उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिख दिए जाते हैं और ये हमारी रासायनिक समीकरण बन जाती है। अगर हम बात करें रासायनिक अपक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, तो जैसा हमको ज़रूरत होती है वैसे हम उसका ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर के ऊपर लिखकर दर्शा देते हैं। अब बात करते हैं हम रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना। चूंकि हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अभिकारक से ये उत्पाद में बदल जाता है। आइए अब इसको चरणबद्ध तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सबसे अच्छी विधि हिट एंड ट्रायल विधि होती है। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम एक असंतुलित समीकरण को लिख लेते हैं। बात करते हैं वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। इसका एक और दूसरा नाम होता है जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, अर्थात जिसमें एक रूपरेखा खींची जाती है कि ये परमाणु हैं परंतु उसका संतुलित रूप नहीं दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे संतुलित कैसे किया जाता है। इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हम उस रासायनिक समीकरण को एज इट इज़ लिख देते हैं जिसको हमें संतुलित करना है। इसका सेकेंड पॉइंट होता है इस रासायनिक समीकरण में उपस्थित समस्त परमाणुओं को 1 बाय 1 लिखते हैं। साथ ही साथ इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड के परमाणुओं की संख्या को अलग अलग लिख लेते हैं। ये हमारे लेफ्ट साइड के परमाणुओं की संख्या हो गई और ये हमारे राइट साइड की। जैसा कि हम देखते हैं Fe यहाँ पर एक परमाणु है और यहाँ पर Fe हमारा 3 परमाणु है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पर एक परमाणु है, इस साइड की बात करें तो इसमें 4 परमाणु हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड स्टेप की। तो सबसे पहले हम उस परमाणु को सिलेक्ट करते हैं जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है तो इसे हम सबसे पहले संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए हम ये देखते हैं किस साइड में इसके परमाणुओं की संख्या कम है। चूंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में परमाणुओं की संख्या कम है इसलिए हम लेफ्ट साइड वाले पार्ट में जिस पोर्शन में हमारा ऑक्सीजन होगा उसको एक ऐसी संख्या से गुणा कर देंगे कि ये दोनों के दोनों परमाणु बराबर हो जाएं। चूंकि 1 और 4 को संतुलित करने के लिए सिंपल सा हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे दोनों तरफ के परमाणु बराबर हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं रासायनिक रूप में। इस रासायनिक समीकरण में हमने ऑक्सीजन वाले पोर्शन को 4 से गुणा कर दिया। 4 से गुणा करने पर अब ऑक्सीजन भी हमारे 4 हो गए और इस साइड में भी हमारे ऑक्सीजन 4 हो गए। नेक्स्ट स्टेप, अब देखते हैं वह दूसरा परमाणु जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक थी। तो आयरन की हमारी लेफ्ट साइड में 1 थी और दूसरे साइड में हमारे 3 आयरन थे। तो अब सबसे पहले हम आयरन की संख्या को बराबर करेंगे। एक साइड में 1 है और सेकेंड साइड में हमारे 3 हैं। तो अब करेंगे क्या, हम इस पहले वाली अर्थात Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने देखा कि हमारे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या और आयरन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। बराबर होने के बाद अब हमारा जो शेष पदार्थ था वो हाइड्रोजन था। अब देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कितने हो गए। इस साइड में हमारे 4 2 8 हाइड्रोजन है और जबकि इस साइड में हमारे 2 ही हैं। तो अब 8 और 2 को संतुलित करने के लिए सिंपल सा हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात
राइट साइड के हाइड्रोजन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ओवरऑल हमारी अब आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों की तीनों परमाणु संतुलित हो जाएंगे। ये हमारी हिट एंड ट्रायल विधि है जिसके द्वारा हम आसानी से किसी भी कंकाली या असंतुलित समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था को कैसे हम सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें ठोस की, तो ठोस को हम सॉलिड कहते हैं और सॉलिड के पहले वर्ड को हम एस से शो करा देते हैं। सेकेंड हमारा द्रव, द्रव को एल से लिखते हैं, एल का मतलब यहाँ पर लिक्विड होता है। एंड थर्ड हमारा गैसीय अवस्था को हम जी से लिखते हैं अर्थात वो गैस है। नेक्स्ट हमारा जलीय विलयन, जलीय विलयन को हम AQ से शो कराते हैं। AQ का मतलब एक्वस होता है, एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जलीय विलयन। कुछ आवश्यक परिस्थितियों में ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे हम लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाओं के जो पहला प्रकार होता है वो है हमारी संयोजन अपक्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, योजन, योजन का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं अर्थात एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे जब हम कार्बन को जलाते हैं तो क्या होता है, तो कोयले का दहन करने पर हमारा कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है और एकल उत्पाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जब हमारा बिना बुझा चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, पानी में मिलाया जाता है तो ये बिना बुझा चूना पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो आपको ये CaO और CaOH का होल ट्वाइस ज़रूर याद रखना है। ये हमारा बिना बुझा होता है और ये बुझा हुआ चूना होता है। ये हमारा खाने के योग्य होता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट अपक्रिया। नेक्स्ट अपक्रिया है हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ऊष्मा अर्थात एनर्जी को, क्षेपी का मतलब उत्सर्जित करना। तो यदि किसी अपक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। चलिए देखते हैं इसकी डिफिनीशन। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि जब हम ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलता है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और ऊष्मा प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट डिफिनीशन, वियोजन अपक्रिया। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, वियोजन अर्थात टूट जाना। यह संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है। जहाँ संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, वहीं उसके विपरीत यहाँ पर एक एकल पदार्थ अपने आप में टूटकर एक या एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो आइए देखते हैं कि वियोजन अपक्रिया क्या होती है। इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं कि वियोजन कितने प्रकार से होता है। तो पहला टाइप है हमारा ऊष्मीय वियोजन। तो ऐसा वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा होता है उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। आइए अब ऊष्मीय वियोजन को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पर एक एकल उत्पाद दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया है। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, जब कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर को हम गर्म करते हैं तो यह बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट वैद्युत वियोजन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यदि कोई वियोजन की अपक्रिया वैद्युत के कारण होती है अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन हमारा वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसा कि हमारी रासायनिक समीकरण में दिखाया गया है कि जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट डिफिनीशन हमारी प्रकाशीय वियोजन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यदि कोई वियोजन अपक्रिया प्रकाश के कारण होती है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन हमारा प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे जब हम AgCl को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो AgCl हमारा Ag गैस और Cl2 में टूट जाता है। अर्थात जब सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो Ag अर्थात सिल्वर हमारा सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाता है और क्लोरीन हमारी गैस के रूप में वाष्पित हो जाती है। इस अपक्रिया का उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट हमारी अपक्रिया है ऊष्मा शोषी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें ऊष्मा का शोषी अर्थात शोषण होता है। अर्थात जिन अपक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी तक हमने अपक्रियाओं के 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला हमारा संयोजन और दूसरा हमारा वियोजन। ये हमारा अपक्रियाओं का तीसरा टाइप है जिसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, विस्थापन अर्थात जब कोई एक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात वह अपक्रिया जिसमें एक परमाणु किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। इन अपक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अर्थात उसका स्थान बदल जाता है। अब देखते हैं हम रिएक्शन को। Fe हमारा सॉलिड फॉर्म में है एंड सेकेंड हमारा अभिकारक है CuSO4 जिसे हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। इन दोनों में Fe हमारा अधिक क्रियाशील होता है और जबकि कॉपर हमारा कम क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होने के कारण Fe Cu को उसके सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है और इस Cu की जगह पर Fe आ जाता है। तो कॉपर सल्फेट की जगह पर हमें जो नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है हमारा फेरस सल्फेट और कॉपर हमारा सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाता है। ये थी हमारी विस्थापन अपक्रिया जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है। फोर्थ टाइप हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यदि कोई विस्थापन ड्यूल होता है, ड्यूल का मतलब जब अपक्रिया में भाग लेने वाले दोनों अभिकारक एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं तो ऐसी अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। आइए अब इसे हम डिफिनीशन से समझते हैं। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अर्थात पहला अभिकारक दूसरे वाले को कुछ आयन दान कर देता है और दूसरा वाला पहले वाले को कुछ दान कर देता है। अब देखते हैं इसकी रासायनिक समीकरण। सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो ये सोडियम इसके बेरियम को विस्थापित करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और ये बेरियम सोडियम को विस्थापित करके बेरियम सल्फेट बना देता है। इस अपक्रिया में सोडियम ने बेरियम को विस्थापित किया और बेरियम ने सोडियम को। चूँकि इसमें दोनों तरफ से विस्थापन हुआ है इसलिए इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है उपचयन एवं अपचयन। अगर बात करें उपचयन की तो इसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अर्थात वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अगर किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसमें हाइड्रोजन की कमी होती है। तो अब देखते हैं हम कि उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है। तो यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। आइए अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। C+O2 CO2 अर्थात कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे उपचयन कहते हैं। अब बात करते हैं हम अपचयन की। अपचयन हमारा उपचयन के विपरीत होता है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अर्थात वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे हम अपचयन कहते हैं। आइए अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जब CuO की अपक्रिया हम H2 के साथ कराते हैं
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि Cu में उपस्थित ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन के साथ चला जाता है। तो यहाँ पर Cu से ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसलिए यह अपक्रिया हमारी अपचयन अपक्रिया होती है। आइए अब देखते हैं कि ऑक्सीकरण अपक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं में सबसे पहली हमारी संक्षारण होती है। अगर हम बात करें संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण के नाम से ही पता चल रहा है क्षरण। यदि किसी चीज़ की क्षरण हो जाए या उसकी कमी हो जाए या वो धीरे धीरे कम हो जाए, उसे हम संक्षारण कहते हैं। अगर हम साइंस की भाषा में आए तो किसी पदार्थ में जंग लगना या उसकी ऊपरी सतह का नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। आइए अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता अर्थात नमी, अम्ल अर्थात तैलीय पदार्थ आदि के संपर्क में आती है और इससे धातु की ऊपरी परत जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जमा होना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। ये हमारे संक्षारण के उदाहरण हैं। अगर हमको किसी पदार्थ को संक्षारण से बचाना है तो उसे हम निम्न विधियों से बता सकते हैं। यशद लेपन, इसमें हम पदार्थ की सतह के ऊपर जिंक की लेप कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत लेपन, और तीसरा हमारा जो सबसे पॉपुलर है वो है हमारा पेंट करना। जैसा कि हम अपने घरों में अलमारी, बक्से में जब जंग लगना शुरू हो जाता है तो हम उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं, जिससे उसका संक्षारण खत्म हो जाता है या कुछ हद तक कम हो जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है जब किसी का रूप आकार बदल जाए तो उसे हम विकृत कहते हैं, और गंधिता अर्थात उसके रूप बदलने के कारण उसमें अगर गंध आने लगती है तो उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। आइए अब समझते हैं इसकी डिफिनेशन को। वसायुक्त और तैलीय जो खाद्य सामग्री होती है, अगर उसको वायु के संपर्क में रख दें, वायु के संपर्क में, सूर्य के प्रकाश में अगर रख देते हैं तो धीरे धीरे इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, या हम कह सकते हैं उसका उपचयन हो जाता है। उपचयन हो जाने के कारण इसमें उपस्थित वसा और तैलीय पदार्थ धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जिससे उनका स्वाद बदल जाता है तथा उनमें गंध आने लगती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री को यदि हम वायु के संपर्क में या प्रकाश में रख देते हैं तो धीरे धीरे इसका उपचयन हो जाने के कारण इसके स्वाद में बदलाव आ जाता है, साथ ही साथ इसकी गंध में भी परिवर्तन होने लगता है। इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि विकृत गंधिता को कैसे रोक सकते हैं। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वायुरोधी बर्तन में हम खाद्य सामग्री रखें, अर्थात ऐसे बर्तन में रखें जिसमें ऑक्सीजन ना जा सकें, जैसे हमारे घरों में कहा जाता है कि किसी भी बर्तन को रखने से पहले उसकी ढक्कन को टाइट कर दें। नेक्स्ट हमारा वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी जाए। जैसे कि हम देखते हैं अंकल चिप्स जो मार्केट में बहुत अधिक अवेलेबल होता है, कई महीनों तक रखा रहता है परंतु वह खराब नहीं होता है। उसके खराब ना होने के कारण उसमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस होती है। अंकल चिप्स के पैकेट में जो स्पेस होता है उसमें यही गैस भरी होती है, जिसके कारण उसकी चिप्स नहीं खराब होती है। नेक्स्ट है हमारा शीतलन द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं ठंडी जगहों पर किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर कम हो जाती है, तो इससे हम इसकी विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। ये था हमारा पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जिसे हमने एक एक करके समझा है। इस चैप्टर को आप घर में बैठकर वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगें उनको नोट करते जाएं तथा इनको घर पर अभ्यास करें। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, फिर वहाँ पर हम इसे एक एक करके समझेंगे भी और इनके आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। तब तक घर पर रहें और सुरक्षित रहें।